तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कल हम लोगों ने क्या देखा था, मतलब कि देख लिया था टोटल टेंस कितने थे। टोटल 12 थे ना, मतलब 3 थे उनके 4-4 पार्ट, तो टोटल जो है 12 टेंसेस थे और उसमें 1 बाय 1 करके हमको एक एक करके पढ़ने हैं ना। तो आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, प्रेजेंट। हाँ, इसको प्रेजेंट अब देखो, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि प्रेजेंट में भी 4 टाइप्स के होते हैं। उसका फर्स्ट वाला है ये इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। अब इसका जो है, इसको हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और मैक्सिमम जो है इस टेंस का यूज़ होता है। नॉर्मली हम लोग को लगता है कि ऐसे ही नॉर्मल टेंस है, लेकिन अगर ये टेंस मतलब स्पीकिंग में इसका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम जो भी बोलते हैं वो बीइंग अ प्रेजेंट होके बात करते हैं। अगर आप मान ले किसी से लड़ाई हो गई या किसी से कुछ भी डिबेट करना हुआ, तो आप जो है प्रेजेंट में ही बात करते हो, इसलिए वहाँ पे मैक्सिमम इस टेंस का ही यूज़ होता है, इंडेफिनिट का टेंस। अब अगर हम लोग पढ़ते हैं, अगर इसमें देखें तो नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, जैसे इसमें ये होता है कि अच्छा, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। जैसे मतलब कि कहीं कहीं लिखा रहता है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। तो ये भी याद रखना, मतलब कभी कभी ये वाला नाम जो है मैक्सिमम यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। इसका हिंदी में हम लोग इतना ही जानते हैं कि जो पहचान होता है लास्ट में, जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस के लास्ट में क्या आ जाता है, ता है, ठीक है, ती है, ता है, ती है, और यहाँ पे जो है आपके ते हैं। ऐसे ही नॉर्मली ये सब जो है आते हैं। ये जो हमको पहले से पता होता है कि हाँ कुछ इस प्रकार से जो है, अगर मतलब मान लो कि जो है जो चीज़ें अगर हमको नहीं याद हो पाती हैं, तो ये तो हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाँ लास्ट में अगर ये है कि एक आइडिया लग जाए कि कहीं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो नहीं है, तो ये चीज़ होता है। लेकिन अगर इसको हम रियल में देखें तो इसका 5 तरीके से यूज़ होता है, ठीक है, 5 तरीके से यूज़ होता है। कैसे कैसे ये देखना है। पहला इसका यूज़ होता है किसमें, हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए। फर्स्ट होता है यहाँ पे, इस पे ध्यान देना है, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। हैबिचुअल एक्शंस क्या होते हैं बताइए। हाँ, हैबिचुअल एक्शन जिसको हम क्या करते हैं, बी डू रेगुलरली, ठीक है, मतलब जिसको हम क्या करते हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे करते हैं, वो होता है हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन का कोई एग्जांपल दो आप, जो आप डेली बेसिस पे करते हो। हैबिट में तो आपकी स्टडी भी आती है ना, ठीक है, हैबिट में स्टडी आता है, जो मतलब कि जो हम आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, पास्ट में भी करके आए हैं, वो हैबिचुअल एक्शन होता है, मतलब ये चीज़ हो गई। फिर इसमें कुछ होता है आपका जनरल ट्रूथ, ठीक है, जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स, मतलब कुछ चीज़ें जो हैं जो सत्य होती हैं और कुछ जो तथ्य होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम किसी से डिबेट कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे क्या होता है, फैक्ट रखना पड़ता है ना, कि हाँ ये फैक्ट है, तो उस बेसिस पे हमको ये फैक्ट है, और कुछ चीज़ें जो होती हैं जो जनरल ट्रूथ होती हैं वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया हैबिचुअल एक्शन, हो गया जनरल ट्रूथ, हो गया। थर्ड पे यहाँ पे आता है आपका जो है, इसमें आप कर सकते हो, कुछ होती है परमानेंट सिचुएशन, ठीक है, क्या होता है, परमानेंट सिचुएशन। परमानेंट सिचुएशन क्या है बताओ, परमानेंट सिचुएशन का एग्जांपल क्या हो सकता है। जैसे ये बिल्डिंग जो है यहीं पे रहेगी ना, कोई बिल्डिंग है या कोई जैसे जगह है, तो जगह वहीं पे रहेगा ना, जैसे दिल्ली जहाँ पे है वो क्या वहीं पे रहेगी ना। तो ऐसे है कि मतलब जो भी चीज़ें होती है परमानेंट सिचुएशन होता है। फिर क्या होता है, आपका टाइम टेबल हो जाए, टाइम टेबल हमको बताना है, टाइम टेबल एंड शेड्यूल की बात करते हैं, तो वो भी जो है प्रेजेंट में ही हमको बताना होता है, टाइम टेबल। बाकी नींद आ रही है क्या, आने से पहले मुंह धुल लिया करो। और इसको हम फिर से बता रहे हैं कि जो है थोड़ा सीरियस होके करो। उसके बाद जो है यहाँ पे 5वां जो होता है वो क्या होता है, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन के लिए होता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन के लिए। ये 5 चीज़ें जो होती हैं, अगर हमको ये दिमाग में रखना है,
फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा तो भी मुझे जो है इसको करना है, क्योंकि मैं अपने लिए भी मैक्सिमम ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये समझना कि जो है, और अगर सच में जो है सीखना पड़ना है तो इसको ज्वाइन करो। मेरा कहने का मतलब ये है, इसको आके डेली बेसिस पे देखो। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का जो था, जो हम लोग लगभग पढ़ते ही आते हैं कि क्या होता है उसका, ता है, ती है, ते है, वो हमने बता दिया। लेकिन अब हमको नए तरीके से देखना है, क्योंकि हमें इवेंचुअली इसको स्पीकिंग में लेके जाना है, समझ में आया? तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे हम कभी बात करते हैं ना, तो बताते हैं ना यार मेरी ऐसी आदत नहीं है ना, नॉर्मली हिंदी में बोलते हैं हम, यार हम ऐसा नहीं है, हम हमेशा सत्य बोलते हैं। तो ये कुछ होती हैं, कहते हैं लोग कहते हैं यार हम 9 बजे ही खाना खा लेते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं हमारे यहाँ तो लेट हो जाता है। तो ये हैबिचुअल एक्शन होता है कि हम डेली सुबह नहा लेते हैं। कुछ लोग महीनों तक नहीं नहा रहे हैं, उनकी अलग बात है, लेकिन जो है ये हैबिचुअल एक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जनरल ट्रूथ। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सत्य होती हैं, और जैसे जनरल ट्रूथ में अभी हमने क्या बताया, जैसे सूर्य जो है, कल यही बताया था ना, सूर्य पूर्व से निकलता है, ये हो गया जनरल ट्रूथ हो गया। अब जो ताजमहल है वो कहाँ पे लोकेटेड है, आगरा में लोकेटेड है, ठीक है, फैक्ट है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, परमानेंट सिचुएशन है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर टाइम टेबल एंड शेड्यूल, ये सब में हो जाएगा। फिर इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन, मतलब किसी को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जो ये बता रहा हूँ एज ए, ये क्या है, इंस्ट्रक्शन ही तो है, इंस्ट्रक्शन ही है। या फिर जैसे हम लोग कहते हैं ना, ओपन द डोर, ओपन दी डोर, दरवाजा खोलो, नॉर्मली हम लोग बोलते आते हैं। ये सब क्या है, एक प्रकार से डायरेक्शन ही तो है, डायरेक्शन ही तो दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन ही तो दिया जा रहा है। मैं जैसे ये कह रहा हूँ कि इसको नोट डाउन करो, तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन है। तो ये चीज़ समझो कि हाँ ये चीज़ें हैं, तब हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में इसका यूज क्या है। इसको नोट करो जल्दी से कि यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का 5 तरीके से यूज है। सोच रहे हैं ऐसा एक वो बैनर छपवा के जो है लगवा दिया जाए क्या? हाँ, क्योंकि जो है जब हमको लग रहा है टाइम दिया ही जा रहा है, तो जो है चीज़ें थोड़ा मतलब लोग जाने तो सही ही रहेगा। और क्योंकि किसी को आप फोर्सफुली नहीं बैठा सकते हो ना, जब कोई इंटरेस्टेड होगा उसको करके वही चीज़ है, किसी से रिक्वेस्ट करके नहीं बैठा सकते हो कि हाँ आके बैठो और वो करो। जब एक जुनून होगा करने का तभी इंसान वो करेगा। हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अभी कल जो हमने क्लास करा था, ये समझ में आया ना, ये 5 चीज़ें समझ में आ रही है ना, हैबिचुअल एक्शंस हो गए, जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स हो गए। एक्चुअल में क्या है ना, जब हम स्पीकिंग करेंगे हमको समझ में आ रहा है यार, हम यहाँ पे हैबिट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और इसको जो है यहाँ पे हम फिर से बता दे रहे हैं कि बहुत सीरियस होकर देखना, हम ये बता दे रहे हैं क्योंकि मुझे आइडिया नहीं ये क्लासेस कब तक चलेंगी कितना, लेकिन जितना जब तक भी चलेंगी मैं पूरा अपना 100% दे रहा हूँ, तो मुझे उसका आउटपुट मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो हाँ ये चीज़ें, इसका जो है इंस्ट्रक्शन हो गया एंड डायरेक्शन हो गया, टाइम टेबल एंड यहाँ पे शेड्यूल हो गया। ये 5 कम से कम जो है हमें मतलब कि पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अच्छा, इसका ये बताओ, कल हमने बताया था ना कि इसमें कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब क्या कैसे होता है, कुछ है तो इसका देख लिया जाए एक बार। अभी इसका हम 5 का एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या है। बट बिफोर दैट कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग वो देख लें कि मतलब कैसे क्या है। अब जैसे कल हम लोगों ने क्या देखा था कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट आएगा ना, उसके बाद वर्ब आएगा। तो वर्ब में यहाँ पे क्या आता है, जो वर्ब है वो वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, यही तो है, फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये जो है ये यूनिवर्सल फैक्ट है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा। बट इस वाले केस में क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। यहाँ पे कहीं पे यस और यस भी आएगा, बताया था ना पॉजिटिव वाले केस में,
ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं। देखो अब यहाँ पे हम समझेंगे, पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि ये भी बताया था, दूसरा ये बताया था कि जो सेंटेंस होगा, ठीक है, जो हमारे सेंटेंसेस जो बनेंगे वो क्या होंगे, वो पॉजिटिव हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, हाँ निगेटिव, इंट्रोगेटिव, हाँ तो यहाँ पे जो है आई प्लस एन वाला ना, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, राइटिंग जाने लगी ना, हाँ नहीं, हाँ तो ये चीज़ें, ये मतलब कि पॉजिटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, और ये चीज़ें हैं ना। अब इसमें हम देखते हैं, पहला इसमें ये वाला, इसको जूम आउट करेंगे, पहले पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे क्या होगा बताओ। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में एकदम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग एकदम पढ़ते आए हैं। तो पॉजिटिव में क्या होगा, जहाँ पे भी ना समझ में आए आप जो है उसको क्वेश्चंस करिए, लेकिन ये है कि क्लास की एंड तक पूरा का पूरा हो जाएगा, हाँ समझ में आए। जैसे अब मैं पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ पे ले रहा हूँ ना, पॉजिटिव सेंटेंस में वह जाता है, जो एकदम बहुत सिंपल था, सब लोग करते आ रहे हैं, वह जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका, वह जाता है, ही गोज हो जाएगा ना। अब यहाँ पे ये समझो कि यहाँ पे मैंने बताया कि जो पॉजिटिव होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और प्लस यस और यस लगता है ना। यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि पहले तो यस कहाँ पे लगता है और ईएस कहाँ पे लगता है, ये कंफ्यूजिंग वाला होता है। पता है, देखो यस कहाँ पे लगता है ये याद करना थोड़ा सा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जगह लगता है, लेकिन जो ईएस है ये कुछ ही जगह पे लगता है, समझ रहे हैं ना। तो इतने तो चालाक है ना, हमको पता है अगर इसका हम याद कर लेंगे, बाकी जहाँ पे होगा यस का लग जाएगा। तो हमें ये जो है यहाँ पे ईएस का जो है कुछ होता है, तो इसको हम देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ पे लगता है कि ईएस का जो है मतलब ईएस कहाँ पे लगेगा, मतलब किस जो है वर्ब के लास्ट में ईएस लगेगा। तो यहाँ पे जो है कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं, जैसे जो वर्ब है जिसके अंत, जिसका वर्ब का जो अंत होगा वो किस में होगा, मतलब लास्ट में यस आए या यस यच आए, समझ गए, यस यच आए या फिर क्या आए, सी एच आए, या फिर यहाँ पे आपका एक्स आए, जेड आए और ओ आए, समझ में आया कि नहीं। टोटल ये 6 हैं, टोटल ये 6 हैं, जिस भी वर्ब के अंत में ये आएगा, यस, यस एच, सी एच, यक्स, जेड और ओ, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, ईएस लगेगा। देखो यहाँ पे गो में लास्ट में ओ आया था ना, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, ठीक है। हाँ तो ये चीज भी हमको नोट डाउन करना है कि यहाँ पे ईएस लग रहा है, बाकी इनके स्थान पे क्या लगेगा, मतलब अदर पे कहाँ पे लगेगा, एस ही लगेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है हमको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा है वॉच ना, तो वॉच में लास्ट में क्या आया, सी एच आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईएस हो जाएगा, समझी कि नहीं। हाँ तो ये चीजें हैं। अब से यहाँ पे है फिक्स, लास्ट में एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ फिक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं। अच्छा ये जो है यस और ईएस कहाँ पे लगता भी है, पॉजिटिव में, थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं, ये इतना समझ में आ गया ना। ये पॉजिटिव में भी लगता है, मतलब पॉजिटिव में ही लगेगा, लेकिन पॉजिटिव के सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, किसके, हाँ यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, आया कि नहीं समझ में। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में आता कौन सा है आपका, आता ही आता है, ठीक है, सी आता है, इट आता है, और जितने भी मतलब कि प्रॉपर नाउन हो गए, मतलब जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे राम हो गया ना, श्याम हो गया, सीता, गीता, रीता हो गया, ये सब जो नाम्स होते हैं जो कि सिंगल फॉर्म में होते हैं, उन्हीं के साथ जो है उन्हीं के मतलब कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस लगेगा। बाकी जैसे अगर कोई प्लूरल हो गया, प्लूरल मतलब जैसे आपका हो गया दे हो गया ना, आई हो गया, वी हो गया, इन सब के साथ जो है सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वहां पे यस और यस नहीं लगेगा। ये क्लियर हुआ।
ये चीज़ों को जो है एकदम अच्छे से क्लियर करो। एक चीज़ इसमें और थोड़ा सा इसमें हमको एक चीज़ और ऐड करना था। यहाँ पे अगर जैसे मान लो किसी के अंत में जो है जो y होता है, तो यहाँ पे y का दो चीज़ होता है। जैसे एक होता है जैसे यहाँ पे है प्ले है, ठीक है, प्ले है, प्ले में भी y से अंत हो रहा है, तो यहाँ पे यस लगता है। जब इसका जो है सिंगुलर बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेस होता है ना। लेकिन जब यहीं पे जब हम लोग स्टडी लिखते हैं और स्टडी का जब वो बनता है क्या हो जाता है, स्टडीज हो जाता है। ध्यान दियो कभी कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, ये IES हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, IES हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या है कि स्टडी, ठीक है, और यहाँ पे प्ले, तो यहाँ पे क्या है, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, मतलब जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो इसमें जो वाई का उच्चारण है वो क्या होगा, वो एज अ, मतलब यहाँ पे वेवल्स होता है, स्वर होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये कॉन्स्टोनेंट होता है, मतलब यहाँ पे एज अ व्यंजन यूज होता है। तो जहाँ पे ये कॉन्स्टोनेंट यूज होता है वहाँ पे क्या लगता है, IES लगता है, और बाकी ये पे क्या लगेगा, ऐसे नॉर्मली यस लग जाएगा, ठीक है। ये स्पेशल केस है, समझ में आया कि नहीं। हाँ, बाकी डरने की जरूरत नहीं है, 2 बार करोगे, मतलब ये रिवाइज करोगे, चीजें जो है हो जाएंगी। ये चीज था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमें समझ में आ गया कि जो है कैसे क्या करना था, कि मतलब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें जो है कुछ देख लेते हैं, जैसे मतलब जितना ज़्यादा एग्जाम्पल देखेंगे उतना ही ज़्यादा हमको समझ में आएगा। अब आपको बस बताना है कि हाँ कैसे क्या है, ठीक है, आंसर मतलब बताना है कि हाँ कैसे क्या है। जैसे दे यहाँ पे प्लेज रहेगा, प्ले रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि ये प्लूरल है, और प्लूरल के साथ यहाँ पे सिर्फ क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे क्या लगता है, यस और ईएस नहीं लगता ना। क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। सी अब ये बताओ, ये सेंटेंस सही है, क्या होगा बताओ। यहाँ पे यस लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नो मतलब होता है जानना। अब यहाँ पे ये सी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, नोज हो जाएगा। सी नोज सॉन्ग, वह गाना जानती है, समझी कि नहीं। हाँ, तो ये चीज हो जाएगा। अगेन देखो यहाँ पे गलत है सही है, गलत कहाँ पे है ये बताओ। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई गो टू स्कूल, सही है। अब समझ में आ रहा है कुछ। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ यार, डरने की एकदम जरूरत नहीं है, मतलब पूरा का पूरा समझ में आएगा। और ट्रस्ट में ना, 1 महीने के अंदर तुमको लिखना पढ़ना सब कुछ आ जाएगा अगर डेडिकेशन के साथ करा। इंग्लिश बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और बहुत ही इजीली समझ में आने वाला है। कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये दे प्लेज, यहाँ पे प्लेज नहीं होगा, ये प्ले ही होगा, ये समझ में आया पूरा ना। उसके बाद जो है यहाँ पे ये चीज़ है। अब ये हमारा कौन सा था, ये पॉजिटिव केस था ना। नेगेटिव केस देख लें अब। बाकी पॉजिटिव में भी मान लो, इसमें देखो ये तो हम बहुत ही बेसिक अभी बता रहे हैं, ये तो छोटे सेंटेंसेस हो गए। अभी जब इसमें बता रहे थे ना, नाउन क्लॉज, नाउन फ्रेज का यूज करेंगे तो चीज़ें बड़ी होंगी। लेकिन अभी डरने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे डराना है अभी, बस ऐसे ही। जैसे यहाँ पे एक हिंदी सेंटेंस देखो, जैसे लिखा है सीता, ठीक है, अपनी माता के साथ
मंदिर, ठीक है, जाती है। अब यहाँ पे देखो हिंदी तो आपको समझ में आ रहा होगा, लास्ट में ती है आ गई ना, लेकिन अब इस सेंटेंस को ती छोड़ के समझो। यहाँ पे हम अगर आपसे बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई एम टेलिंग यू दैट सीता अपनी माता के साथ मंदिर जा रही है, तो मैं किस सिचुएशन में बात बता रहा हूँ? सोचो प्रेजेंट में ही तो बता रहा हूँ आपसे। जैसे ये सोचो ये बात कोई किसी को बता रहा होगा, ऐसा ही तो है ना। जैसे अभी ये सिर्फ बुक में लिखा है ऐसा, लेकिन जब अगर कोई स्पीकिंग कर रहा होगा तो वो बता रहा होगा यार सीता अपनी माता के साथ मंदिर जाती है। अगर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा सीता के बारे में तो ये भी बताएगा सीता अपनी माता के साथ मतलब डेली मंदिर जाती है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्रतिदिन हो जाएगा। नहीं समझी? प्रतिदिन मंदिर जाती है ना। अब एक प्रकार से अब अगर देखो यहाँ पे क्या है, वो जो व्यक्ति बात कर रहा है वो प्रेजेंट में बता रहा है। दूसरा चीज ये सीता का हैबिचुअल एक्शन है कि नहीं, ये भी समझो। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज है। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? वही सेम चीज है, हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब होना चाहिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अच्छा यहाँ पे सीता है, सिंगुलर है, तो जो वर्ब में लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? यस और यस लगेगा। डिपेंड ऑन की इंडिंग क्या है। इंडिंग में हमने बताया था लास्ट में क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए, एस एच होना चाहिए, सी एच होना चाहिए, एक्स हो गया, ओ हो गया और जेड है, ये तो ऊपर वाला याद हो जाएगा। उसके बाद वाई वाले में बताया था अगर वाई का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, अगर वो मतलब इंड होता है एज अ कॉन्सोनेंट मतलब कि व्यंजन के रूप में, तो वहां पे क्या लगेगा? आई ई एस लगेगा। और अगर जो है वो एज अ वेवल होता है तो क्या लगेगा? ओनली वाई लगेगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीजें थी जो है हमको यहाँ पे समझना था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यस हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। सही है ना? तो ऑब्जेक्ट ऐसा होगा। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि नहीं? अंधेरा हो गया। तो यहाँ पे जो है अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारी सीता है ना, तो सीता। अब वर्ब ढूंढना है, मतलब कि हमको वर्ब यहाँ पे क्या है? जाती है। अब सीता सिंगुलर है तो वर्ब का क्या होता है? गो होता है। तो गो प्लस अभी यहाँ पे लास्ट में ओ है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? समझ में आया? तो क्या हो जाएगा? गोज आ जाएगा। सीता गोज कहाँ जाती भाई? मंदिर। सीता गोज टू टेम्पल। समझ में आया? सीता गोज टू टेम्पल। सीता गोज टू टेम्पल। सीता अपनी माता के साथ प्रतिदिन जाती है, तो सीता गोज टू टेम्पल डेली। ठीक है, डेली विद हिज, सॉरी हिज नहीं, हर आएगा, विद हर मदर। समझ में आया? तो सीता गोज टू टेम्पल डेली विद हर मदर। या फिर ऐसे भी हो सकता है, सीता गोज टू टेम्पल विद हर मदर। ठीक है, ऑन डेली बेसिस। और लास्ट में भी आप डेली ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं कि डेली यहां पे ही रखा जाए। दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या होगा? करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं? डिपेंड ये है कि आप स्पीकिंग कर रहे हो, आपको याद आया यार मैंने डेली मिस कर दिया, देन यू हैव द ऑप्शन टू ऐड दिस पार्टिकुलर वर्ड इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? द गुड थिंग इज अबाउट इंग्लिश इज दैट इफ यू आर नॉट एबल टू फ्रेम द सेंटेंस इन अ proper way, then you can use those word by using some preposition in the last or middle of the sentence. समझ में आ रहा ना? मतलब अगर आप कोई सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप गलती से कुछ मिस कर जाते हो, तो इंग्लिश सबसे अच्छी चीज क्या है कि वो आपको एक चीज देता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें टू एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, विद क्या है? एक प्रीपोजिशन है। तो आप जो है प्रीपोजिशन का सही यूज करते हुए किसी भी वर्ड को कहीं भी पुट कर सकते हो। बस समझ में आया कि नहीं? तो इसका कोई इस रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हाँ इस वर्ड को आपको यहीं पे रखना है। आया कि नहीं समझ में? इंग्लिश की सबसे अच्छी बात है ये है कि आप एक सेंटेंस को कई तरीके से बना सकते हो। जस्ट लाइक द मैथ, जैसे आप मैथ का क्वेश्चन है कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो, वैसे ये भी है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ये तो एक अच्छा सा लंबा सा सेंटेंस है, तो हमने इसको कर लिया। बस यहाँ पे पॉजिटिव हमारा अभी के लिए खत्म होता है। बाकी अभी इस पर हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा जो है टेंस है।
ठीक है। बाकी जो है नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग कौन सा, निगेटिव का केस। कौन सा देख रहे हैं, निगेटिव। निगेटिव में क्या था बताओ, मतलब इसका कैसे वो था, फॉर्मेशन कैसे था इसमें। अब इसमें क्या है कि जो है आपका निगेटिव में क्या होगा, वही सेम चीज सब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, इसमें जो है सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, डू नॉट, ठीक है, या फिर डज नॉट। डू नॉट, डज नॉट, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना। यहाँ पे यस और यस का कोई रोल है ही नहीं, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। उसके बाद आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर, यही तो बताया था ना कल जो माइंड मैप बनवाया था। यहाँ पे क्या लगेगा, अब यहाँ पे ये जो है, जो सिंगुलर और प्लूरल लगेगा ये इनके अकॉर्डिंग लगेगा। जैसे डू नॉट किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ, किसके साथ, सॉरी प्लूरल के साथ, समझ में आया। और यहाँ पे डज नॉट किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ। आया कि नहीं समझ में, क्लियर है कि नहीं। ये यहाँ पे क्या था, ये डू नॉट प्लूरल के साथ लगेगा, डज नॉट सिंगुलर के साथ ना। अच्छा, अब अगर भूल जाओ मान लो, तो भूल जाओ, कैसे याद करोगे। जो हम पॉजिटिव वाले में यस और यस लगा रहे थे, कहाँ पे लगा रहे थे, सिंगुलर में ही तो लगा रहे थे। कुछ दिमाग में बैठा कि नहीं, तो ऐसे ही बैठा हो। देखो कहीं ना कहीं ये एक हमेशा किसी ना किसी कड़ी से जो है ये जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं, नोट हो रहा है ना। देखो इसको जो है ऐसे रफ में ना, मतलब एकदम फ्लो चार्ट की तरह इसको नोट करते रहो, पेन चलाते रहो तभी दिमाग काम करेगा। उसको ऐसे ही बंद करके मत रखो। ये नेगेटिव वाला केस है ना, इन नेगेटिव सेंटेंस के लिए है ये। नेगेटिव सेंटेंस किसमें में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट में अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ डू नॉट आएगा, सिंगुलर है तो डज नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, यस और यस का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। लास्ट में क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट आएगा। हाँ? अच्छा, एक चीज़ ये भी याद रखना कि जो है यहाँ पे ये याद रखना, जो कि अब मैक्सिमम यूज़ होता है जब लोग स्पीकिंग करते हैं तो वो लोग डू नॉट नहीं बोलते हैं। समझ में आया, क्या बोलते हैं, हाँ, डोंट बोलते हैं। जैसे कुछ लोग, लड़कियां होती नहीं है, डोंट टॉक टू मी स्टाइल में बोलती हैं, लेकिन उनको मतलब नहीं पता होता है। समझ में आया कि नहीं। हाँ, तो ये होता है डू नॉट, ठीक है। हाँ, आई डोंट नो, समझे कि नहीं। हाँ, राखी हमारे कब कब बोला थी, लेकिन समझ में आया कि नहीं। अब ऐसे डज नॉट को क्या बोलते हैं, इसको नोट कर लेना, ये चीज नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसमें डज नॉट का क्या होता है, डजंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये लोग नहीं बोलते जल्दी, क्योंकि ये यहाँ पे एक सेकेंड, ये यन रहेगा, उसके बाद टी रहेगा, डजेंट ना, ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे यन रहेगा, उसके बाद कॉमा लगा के फिर टी रहेगा, डजेंट हो जाएगा। तो मैक्सिमम स्पीकिंग में यही होता है। देखो एक्चुअल में क्या है ना, स्पीकिंग एक ऐसी मतलब कि आर्ट है। देखो इंग्लिश स्पीकिंग सच में एक आर्ट है। उसमें क्या है कि आर्ट में भी चीज़ें क्या होती हैं, जैसे हम कोई चीज़ आर्ट कर रहे हैं तो हमें जो है क्या होता है, हम उसको क्या करना चाहते हैं, मतलब कि एक कम समय में और बहुत ही इजीली तरीके से कर लें, तो वही चीज़ होता है। आजकल इंग्लिश में पता है, मतलब लोग इतना शॉर्टकट यूज़ करते हैं कि मतलब सामने वाले को शॉर्टकट पता ही होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें। तो यहाँ पे डोंट का यूज़ होता है और यहाँ पे डजंट का यूज़ होता है, तो ये भी हमको पता चाहिए। अच्छा, डू नॉट का यूज़ किसके साथ होता है, प्लूरल में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और इसमें क्या, कौन सा होगा ये, ठीक है। अच्छा, प्लूरल में यहाँ पे आपका क्या क्या आएगा,
आई, वी, यू और दे। सही है। और सिंगुलर में बताओ। हाँ, ही, सी, इट। इसको तो याद ही कर लेना, बाकी किसी व्यक्ति वस्तु का नाम होगा वो भी सब उसी में आ जाएगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, सी, हाँ सी, इट। सही कह रही है। नाउन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नाउन जो है आ जाए। ठीक है, नाउन जो है किसका भी कर लेंगे यहाँ पे। हाँ, उसको एज ऐसे फ्लो चार्ट में बनाते रहो, जो जो बताया जा रहा है उसको ऐसे फ्लो में बनाते रहो, इससे समझ में आए कि हाँ कैसे क्या है। ये क्लियर हुआ यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो सब्जेक्ट है डज नॉट, डू नॉट, ये चीज़ें हैं। चलो कोई नेगेटिव सेंटेंस बताओ, तब उसको बनाए हम लोग। हिंदी में ही बताओ। बताओ सही है गलत है। आई डोंट वांट टू स्पीक टू यू। मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूं। समझ में आया कि नहीं? सही है ना सेंटेंस? नहीं लग नहीं रहा, इसको समझो। यहाँ पे ये डोंट, भाई अभी मैंने बताया आई के साथ क्या होगा, डू नॉट, तो ये डोंट क्या है, डू नॉट ही तो है। तो ये जो है डू नॉट हो गया। उसके बाद वर्ब का क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। फर्स्ट फॉर्म लगा, वांट लगा, एंड टू स्पीक टू यू। आएगी समझ में? सही है ना? ये चीज़ हो गई। अब देखो हम हिंदी में ज़्यादा नहीं घुसने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमें इवेंचुअली बोलना इंग्लिश में ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस हाँ, हिंदी एक जो है बेस होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली हो हमारा जो है मतलब कि मदर टंग है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो आई डोंट वांट टू स्पीक टू यू। नेक्स्ट बताओ कोई सेंटेंस हिंदी में ही बताओ। जैसे इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? बताओ। आई डज नॉट गो टू होम की हाउस। बताओ होम की हाउस। नींद लाग हो तो पानी पी ला। बताओ यहाँ पे ये सेंटेंस है ये गलत? पहले ये बताओ। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डज नॉट रहेगा, डू नॉट रहेगा, ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या रहेगा, डू नॉट रहेगा ना। उसके बाद देखो होम का यूज होता अपने घर के लिए। समझ में आया? जो अपना खुद का घर होता है उसके लिए होम यूज होता है, बाकी किसी के घर के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? समझ में आया कुछ? दोनों का हिंदी मतलब घर ही है, बट होम का मतलब क्या है, अपना घर, खुद का घर जो अच्छा वाला होता है, और दूसरे का घर। समझ में आया कि नहीं? ऐसे मतलब अपना घर चाहे जैसे हो ना, अच्छा ये तो है, वही चीज़ है। कभी कभी दूसरों का घर भी अच्छा होता है, अपने घर में जब ठिकान ना हो तो। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डू नॉट गो टू। अब मैं घर नहीं जाता, वो क्लियर तो है नहीं किसके घर की बात कर रहा है। ठीक है, तो चाहे होम हो जाएगा चाहे हाउस हो जाएगा, ये चीज़ें हैं। लेकिन अच्छा जब ये सोचो, अभी तो हम क्लियर नहीं है ना, जैसे होम होगा कि हाउस होगा, लेकिन जब तुम बोलोगे किसी से मैं घर नहीं जाती ना, तो तुम्हारा तो इंटेंशन क्लियर होगा अंदर से ना, कि हम होम यूज करें कि हाउस यूज करें। अगर तुम होम यूज करोगी तो हम समझ जाएंगे कि आप अपने घर की बात कर रही हो। अगर आप हाउस यूज करोगी तो भी हम समझ जाएंगे कि आप किसी और की बात कर रही हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ये चीजें हैं। तो बेस्ड ऑन द वर्ड, इंग्लिश में सबसे अच्छी बात क्या है कि आप कौन सा वर्ड चूज कर रहे हो, उस बेसिस पे भी लोग पता लगा सकते हैं कि बात क्या हो रही है।
बताओ ये सेंटेंस में यहाँ पे डू लगेगा डज लगेगा? डू लगेगा। तो आप देखो दे डू नॉट, एक सेकेंड, यहाँ पे ये डू लग जाएगा, यहाँ पे होगा नॉट, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा नो। दे डू नॉट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, वो नहीं जानते कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। समझ में आया कि नहीं? हाउ टू प्ले क्रिकेट, ये चीज हो गया। दे डोंट नो, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, दे डोंट नो, ठीक है, दे डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, हाउ टू प्ले क्रिकेट, ये चीज़ हो जाएगा। और कोई सेंटेंस? चलो अभी तो ये चीज़ हो गया, अभी प्रैक्टिस और कराएंगे। नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव का देखो, समझ आया ना? नेगेटिव इंट्रोगेटिव का देखो। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग लिखते हैं HB प्लस क्या आएगा? सब्जेक्ट ना, प्लस क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे भी आपका जो है यस और यस से कोई लेना देना है नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे कौन सा? डू या डज। तो यहाँ पे क्या होगा? डू होगा या फिर क्या होगा? डज होगा, डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट ना। सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि डू आएगा कि डज आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या आएगा? सिंगुलर होगा तो डज आएगा, और प्लूरल होगा तो डू आएगा। हाँ, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समस्या देखो कहाँ पे है? समस्या कहीं पे नहीं है, बस ये समझना है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये क्रोनोलॉजी यही होगा। बस जो हेल्पिंग वर्ब होगा नॉर्मल केस रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, इंट्रोगेटिव केस रहेगा तो सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमेशा पता है ये जो है, जो टू एंड फ्रो करेगा किसके आसपास? सब्जेक्ट के आसपास। सब्जेक्ट या तो आगे रहेगा या तो पीछे रहेगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखना है, ये नहीं कि सब्जेक्ट से बहुत दूर लगा देना हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो कुछ कॉमन चीजें हैं जो कि हमको समझना पड़ेगा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे क्या वह हमेशा रोता है? इसका बताओ, क्या वह हमेशा रोता है? अब यहाँ पे वह जो है कौन सा आएगा? ही आएगा, सी आएगा? ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेल की बात हो रही है ना। अगर रोती होता तो सी आता। बताओ, तो यहाँ पे क्या आएगा? डज, डज ही ना। अब रोने का क्या होता है बताओ? क्राई मतलब चिल्लाना होता है। हाँ, बोल सकते हो, मतलब अगर देखो एक्चुअल में क्या है कि जब हम लोग स्पीकिंग करते हैं तो वहाँ पे ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कि हाँ जैसे क्राई के भी सेंस में ही सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? डज ही, यहाँ पे रोने का मतलब क्या होता है? वीप मतलब रोना होता है ना। तो डज ही वीप ऑलवेज? समझ में आया? हाँ, तो ये हो जाएगा डज ही वीप ऑलवेज। तो यहाँ पे अब यस और यस लगेगा नहीं, तो ये भी चीजें हैं। क्राई मतलब चिल्लाना होता है। हाँ, नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अब वही है, चिल्लाना और रोना में अंतर है कि नहीं?
हंसना किसका मतलब होता है? डांटना, बताओ। स्कोल्ड मतलब होता है डांटना। किसका? स्कोल्ड, समझी? हाँ, याद रखना, ये नोट कर लो। यहाँ पे ये थोड़ा सा याद रखना, ये वी डबल ई रहेगा, यहाँ पे ए नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा इसको ध्यान देना। ये डबल ई रहेगा, वी डबल ई पी, ठीक है। वी मतलब रोना, क्राई मतलब चिल्लाना, स्कोल्ड मतलब डांटना, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा चीज़ों को जो है, अब इसमें जो है अगर नेक्स्ट इसका हो गया ना, ये फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ पे डज हो गया। अगर यहीं पे ये होता मतलब कि क्या हुआ हमेशा रोता है, यहाँ पे होता क्या, अगर ये आ जाता क्या वे ना, क्या वे हमेशा रोते हैं, तब क्या हो जाता? तो यहाँ पे क्या हो जाता? डज तो हट जाता, यहाँ पे सीधे आता क्या? डू आता। डू दे वीप? ऑलवेज, ऑलवेज बोल सकते हो या डेली, वैसे ऑलवेज यहाँ पे बेटर रहेगा, समझ में? तो ये चीज़ें हो जाएंगी, यहाँ पे डू लग जाएगा। दूसरा ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक केस और बनता है, एक केस नेगेटिव में, जैसे मतलब हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो कि ये क्या, ये सब्जेक्ट के पहले आता था तो समझ में आता। अगर मान लो सब्जेक्ट के बीच में, मिडिल में कोई जो है इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाए, जैसे वह कैसे स्कूल जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है ना, बट है तो निगेटिव ना, सॉरी है तो इंट्रोगेटिव ना। तो यहाँ पे वह कैसे स्कूल जाता है। अभी इसके पहले जब क्या आया था तो क्या, क्या के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड आता है? व्हाट आता है। बट हम लोग क्या के लिए व्हाट का यूज किए थे क्या? नहीं। जो यहाँ पे क्या था उसको हम लोग सेटिस्फाई किससे कर दिए थे? हेल्पिंग वर्ब से ही। समझ में आया कुछ? मतलब कि अगर हम सेंटेंस का स्टार्टिंग कर रहे हैं, इन द बिगिनिंग अगर जो है ये क्या आता है तो इसके लिए हमें व्हाट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर यही क्या मिडिल ऑफ द सेंटेंस आता, देन फॉर दैट वी हैव टू यूज व्हाट। आया समझ में? सिर्फ यहाँ पे क्या के लिए, अगर ये कैसे जो है यहाँ पे भी आता तो कैसे के लिए हमें हाउ लगाना पड़ता। ये सिर्फ केस किसके लिए होता है? क्या के लिए होता है। इज इट क्लियर? हाँ, तो ये भी याद रखना, मतलब इसको लिखवाया नहीं जा रहा, बस समझो ध्यान से। अब ये किसी भी सेंटेंस में होगा, मतलब किसी भी टेंस में जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे क्या आएगा तो वो अगर वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब से ही सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन अगर वो मिडिल ऑफ द सेंटेंस आता है या फिर अपार्ट फ्रॉम द क्या, मतलब क्या के अलावा कोई भी मतलब क्वेश्चन वर्ड आए, इसको क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आए तो उसके लिए पहले क्वेश्चन वर्ड का मतलब कि इंग्लिश लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है कैसे, तो कैसे का इंग्लिश क्या होता है? हाउ ना। अब आफ्टर दैट वी हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब गिवन टू द सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट को देखते हुए। अगर मैं गिवन बोलता हूँ, गिवन मतलब हमेशा देना, देते हुए नहीं होता, गिवन मतलब होता देखते हुए भी। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ये भी याद रखना। मान लो अगर मैं इंग्लिश थोड़ा यूज कर रहा हूँ तो थोड़ा समझा करो कि हाँ मेरा इंटेंशन क्या है। तो यहाँ पे पहले क्या आएगा? हाउ। अब यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? वह है, वह के लिए क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा ना। तो यहाँ पे हाउ डज ही गो टू स्कूल। समझ में आया कि नहीं? गो टू, नहीं समझी? समझ में आया ना? तो यहाँ पे हाउ डज ही गो टू स्कूल, क्योंकि अब यहाँ पे जो है यस और यस का कोई लोचा है ही नहीं है। यस और यस का लोचा कहाँ पे होता है? पॉजिटिव में, वो भी सिंगुलर के साथ। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
हो गया? थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना, ये जो सेंटेंस लिख रहे हैं वो सही है गलत? बताओ, सेंटेंस सही है गलत? राखी खड़ी हो, बताओ सही है गलत? सही है गलत? क्या लिखा है? ही डज नॉट प्लेस क्रिकेट, सही है गलत? आस्था, बताओ बहनी। अब देखो गलत क्यों है? पहले यहाँ पे ये निगेटिव है, निगेटिव में प्ले के साथ यस और यस लगेगा। बैठ जाओ। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही गलती होगी अगर मतलब चीज़ें ये होंगी। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, मतलब कहने का मतलब ये है थोड़ा सा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा कि इस पर थोड़ा जो है आप लोग समझिए, ठीक है? ये निगेटिव है, निगेटिव में यस और यस का कोई लेना देना, निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव और जो है दोनों आदत कहीं, बस यस और यस का लेना देना है कहाँ पे? पॉजिटिव में, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है? इसीलिए इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। तो ये सेंटेंस में क्या है? ये गलत है। यहाँ पे सही क्या होगा? ये सिर्फ ओनली यहाँ पे क्या होगा? प्ले होगा ना, सही है ना? हाँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा चौथा वाला बचता है वो क्या है? निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको भी देख लेते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इस क्वेश्चन में नॉट भी आएगा और आपका क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ठीक है? कुछ ऐसा सेंटेंस बताओ हिंदी में, बनाओ जिसमें जो है निगेटिव और मतलब दोनों आए। जैसे बताओ। हाँ, यही हम भी सोच रहे थे, सिंपल था यही है। क्या हुआ? स्कूल, स्कूल नहीं जाता है ना। अब इसमें देखो क्या है, क्या हुआ? स्कूल नहीं जाता, ये क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव है। अब इसको कैसे करेंगे बताओ? पहली बात तो जो है यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था ये हेल्पिंग वर्ब से ही सेटिस्फाई हो जाएगा। तो वह क्या है? सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? डज आ जाएगा, सही है ना? तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? डज ही आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। क्या हुआ? हाँ? इसीलिए फ्लाइट मोड पे लगा देते हैं। यहाँ पे है डज, उसके बाद यहाँ पे ही का क्या हो जाएगा? मतलब वह का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा ना, डज ही। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? मतलब ही। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? नॉट, ठीक है? डज ही नॉट गो टू स्कूल, सही है? सही है ना? हाँ, समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये भी समझो, ये भी एक फॉर्मेट होता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल। थोड़ा सा आर्ट टाइप का लगेगा कि हाँ ये चीज़ें हैं, बट हाँ करना तो पड़ेगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे डू यू नॉट नो हिम, सेंटेंस सही है गलत, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, ये भी जाना है। डज यू नॉट नो हिम, ये सेंटेंस सही है गलत, पहले ये बताओ। सही है गलत ये भाई, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू के साथ डू लगेगा, सही है। नॉट भी सही है, नो भी यहाँ पे यस लगा नहीं है, ये भी सही है। क्या है, सही है, सही है ना। नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें हम तो ये सेंटेंस बताओ, डोंट यू लाइक टी, ये सेंटेंस गलत है सही? अब देखो पहली बात तो ध्यान से समझो, जैसे यहाँ पे क्या था कि अभी मैंने बताया था कि जैसे ये क्या है, यहाँ पे डू है, यू है और नॉट है ना, तो अगर हम डू और नॉट को एक साथ करें तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, डोंट बोलते थे। क्या बोलते थे, डोंट बोलते थे। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, डोंट, क्या लिख सकते हैं, डोंट नो, डोंट यू नो हिम। समझ में आया, नहीं समझी? मतलब क्या, जब इसको और इसको दोनों को एक साथ कर दे रहे हैं तो दोनों साथ मिलके सब्जेक्ट के क्या आते हैं, पहले आ जाते हैं। नहीं समझी? उसके बाद सब्जेक्ट बाद हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बात समझ में आया? तो ये हो जाएगा डोंट यू नो हिम। इसलिए ये वाला सही है कि नहीं, डोंट यू लाइक टी, क्या तुम चाय पसंद नहीं करते हो? नहीं समझे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई आया, मतलब कोई घर पे कोई गेस्ट आता है, आप उससे पूछते हो कि चाय चाहिए कि नहीं, तो वो बोलता है नहीं, तो आप सीधे ही पूछोगे डोंट यू लाइक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद नहीं है? अब इसका हिंदी में मतलब क्या निकल सकता है, कुछ भी निकले। बात समझ में आ रहा है? हिंदी में मतलब ये भी निकल सकता है, क्या तुम्हें चाय पसंद नहीं है। अब उसमें तुम्हारा ता दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, लेकिन उसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे ओपिनियन, अभी हमने उसमें 5 लिखवाया था ना, तो ओपिनियन ले रहे हैं कि नहीं, इस वाले केस में ओपिनियन पता चल रहा है कि नहीं। तो ये चीजें, तो मेरा कहने मतलब यही था कि हमेशा जो है ता और ती को ला के सेंटेंस में ही मतलब डालें, ये जरूरी नहीं है। हमें बस उसका मतलब सिचुएशन समझना पड़ेगा कि सिचुएशन है क्या, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इतना जो है हमें समझना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही है, यहाँ पे इतना समझना है। तो ऐसे ही इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या डजंट लिख सकते हैं कि नहीं, डजंट ही गो टू स्कूल। समझ में आया कि नहीं? रख करें देखो, तो अगर हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा इसका करक से देखने का प्रयास करें, मतलब अभी तक हम लोगों ने जो भी करा है इसको अगर हम समराइज़ करें, जो अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, इसको जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं, मतलब देखो जो हम लोग सेशन अंत करते हैं उसको इंग्लिश में कई चीज़ों से बोल सकते हैं। मतलब एक तो होता है क्रक्स, क्रक्स मतलब होता है जो भी पढ़ा है उसका पूरा का पूरा क्या निचोड़ निकल के आया, ठीक है। फिर एक इसके लिए दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं समरी। समझ में आया कि नहीं? समरी मतलब भी जितना भी पढ़ा पूरा का पूरा समझ में आ गया, तो ये करेक्ट हो गया, समरी हो गया। या फिर जो है
ऐसे और कई वर्ड होते हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इसका क्रक्स हम देखें तो हमें क्या समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वही सेम चीज़ है, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और अगर इसका जो है पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या है कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका वर्ब का जो है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म तो रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। उसके बाद जो है इसमें अगर ये जो सब्जेक्ट है अगर ये सिंगुलर है, ठीक है, क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और इसमें यस और ईएस लगेगा, यही तो बताया ना। और यस कहाँ पे लगता है, यस हमने बताया था कि यहाँ पे यस हो मतलब कि ऐसे वर्ब जिनका जो लास्ट मतलब कि वर्ड हो वो क्या हो, यस हो, मतलब वर्ड नहीं अल्फाबेट जो है वो यस हो या यस एच हो या सी एच हो या फिर यक्स हो या फिर जेड हो या फिर ओ हो। देखो अगर इसको 3-4 बार खुद से लिखो ना तो याद हो जाता है, पता है। उसके बाद इसमें ये भी बताया था कि लास्ट में अगर वाई हो, अगर वाई का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, अगर वो कांस्टेंट है, कांस्टोनेंट है मतलब व्यंजन है, तो उसके लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, IES यूज करते हैं, ठीक है। और अगर जो है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा मतलब विबल्थ होगा, तो उसके लिए हम लोग सिर्फ क्या लगाएंगे, वाई ही लगाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बोला था स्टडीज, स्टडीज मतलब स्टडी होता है ना, स्टडी में क्या जब इसका हम लोग बनाते हैं तो क्या बनता है, स्टडीज बन जाता है, समझ में आया कि नहीं। उसके बाद जो है इसमें स्टडीज बन जाता है, जबकि जब प्ले होता है इसमें भी क्या होता है कि लास्ट में वाई ही होता है, PLAY है, लेकिन इसमें प्ले का जो है ये वेबल्स में आता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगता है, ओनली यस लगता है। तो ये चीज़ होता है, ये चीज़ हमने बताया था। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, इतना ये था। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें निगेटिव वाले केस में क्या था, तो निगेटिव में क्या था कि यही सेम चीज़ें थी, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या था, यहाँ पे सब्जेक्ट था, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका डू नॉट सिंगुलर के साथ और डज नॉट, सॉरी डू नॉट जो है प्लूरल के साथ और जो है डज नॉट सिंगुलर के साथ ना, ये हो गया। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये चीज़ हमने देख लिया। फिर ये भी मैंने बताया था कि डू नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डोंट मतलब डोंट लिख सकते हैं, और इसका क्या लिख सकते हैं, डजेंट, सही है, यहाँ पे डजेंट हो जाएगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा इंट्रोगेटिव में, देखा इंट्रोगेटिव में क्या देखा, इंट्रोगेटिव में भी यही सेम चीज़ था कि जो है जो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज ये पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगी, यहाँ पे यस और यस का कोई लोचा ही नहीं है, यहाँ पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हमारा क्रक्स निकल के आया, इसको पूरा पूरा हमने यही पढ़ा, यही तो था क्रक्स। तो आज जो है ये मतलब ये क्लास यहीं पे चलेगी, कल हम इसके जो 5 पार्ट देखें उसको डिटेल में करेंगे। मतलब अभी ये चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट ना, जिससे हमें पूरा का पूरा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से एकदम श्योर हो जाएं कि हम इस पे कोई भी इसके सेंटेंस है हम कर ले जाएं आसानी से, कुछ भी हमको बोलना पड़े तो हम बोल ले जाएं, ठीक है। हाँ तो ये चीज़ें हैं, तो ये क्लास यहीं पे जो है ये ख़त्म होती है।